Hello students, today our topic is computer system. This is chapter 1 of a syllabus, and in this lecture we are going to discuss block diagram of computer system. Also we will explain block diagram of CPU and types of computers. So let's start. So students, सबसे पहले definition of computer system. As you know that computer is an electronic device that can perform mathematical operations, logical operations and graphical operations. तो 3 टाइप्स के ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं आपके कंप्यूटर सिस्टम. अब चलिए इसका ब्लॉक डायग्राम देखते हैं और एक्सप्लेन करते हैं एक बार और फिर से. हम ये टॉपिक ऑलरेडी कवर कर चुके हैं. अभी ये रिवीजन चल रहा है आपका क्योंकि आपके यूनिट टेस्ट होने जा रहे हैं अभी. तो एक बार ब्लॉक डायग्राम फिर से देखते हैं. तो स्टूडेंट्स हम देख सकते हैं ये ब्लॉक डायग्राम है कंप्यूटर सिस्टम का. पहले तो आप समझ लीजिए एग्जाम में अगर ब्लॉक डायग्राम लिखने को आता है, आपको ड्रॉ करने को आता है और एक्सप्लेन करने को आता है, तो आपको क्या करना है. वैसे ब्लॉक डायग्राम क्यों बोलते हैं? ब्लॉक डायग्राम का सिंपल सा मीनिंग ये है कि हमें डिफरेंट ब्लॉक्स की फॉर्म में कंप्यूटर के कंपोनेंट्स लिखने और इनको सभी को इंटरकनेक्ट करना है ताकि ये एक सिस्टम की तरह लगे हमें कि किस तरीके से आपस में डिफरेंट पार्ट्स कनेक्टेड हैं और ये फंक्शनिंग करते हैं आपके. तो देखिए कंप्यूटर के जो बेसिक पार्ट्स हैं वो है इनपुट यूनिट, आउटपुट यूनिट, ठीक है. उसके बाद है आपका स्टोरेज यूनिट और एक है आपका सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट. तो ये बेसिकली 4 पार्ट्स हैं और इसमें आपने देखा होगा, देखिए ये सभी ब्लॉक्स आपस में इंटरकनेक्टेड हैं और किसी ब्लॉक के फिर से अगेन पार्ट्स हैं तो वो भी इनसाइड द आप उस ब्लॉक के अंदर भी इनसाइड दैट ब्लॉक आप देख सकते हैं अगेन ब्लॉक ड्रॉ किए गए हैं. जैसे हम स्टोरेज यूनिट में जाएंगे तो हम देखेंगे वहाँ स्टोरेज यूनिट में आपके 2 डिफरेंट ब्लॉक्स ड्रॉ किए गए हैं, जो एक सेकेंडरी स्टोरेज के लिए और एक प्राइमरी स्टोरेज के लिए. इसी तरीके से सीपीयू को फर्दर डिवाइड किया गया है कंट्रोल यूनिट और अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट में. और ये सभी ब्लॉक्स आपस में इंटरकनेक्टेड है. डेटा का फ्लो किस तरीके से होगा उसके लिए एरो मार्क कर रखा है और एरो की जो डायरेक्शन है वो ये बता रही है कि डेटा का फ्लो किस तरीके से हो रहा है. यहाँ पर देखिए यहाँ 2 वर्ड्स और यूज़ किए गए, एक तो डेटा और एक इन्फॉर्मेशन. तो दोनों में आपका एक डिफरेंस ये है कि डेटा आपका अनप्रोसेस्ड होता है. तो रॉ फैक्ट्स, फिगर्स, स्टैटिक्स, इमेजेस, टेक्स्ट, दीज आर कॉल्ड द डेटा विच कैन बी इंसर्टेड इनटू द कंप्यूटर सिस्टम. तो जो कंप्यूटर सिस्टम में हम इंसर्ट कर सकते हैं कोई रॉ फैक्ट्स, फिगर्स, इमेज, स्टैटिक्स, ये सब आपका डेटा कहलाएगा. Information is the processed data. It means that after processing whatever we get is called the information. कंप्यूटर में डेटा को प्रोवाइड किया गया, कराया गया और उसके बाद कंप्यूटर ने प्रोसेसिंग की और प्रोसेसिंग करने के बाद हमें जो रिजल्ट दिया वो फाइनल रिजल्ट इन्फॉर्मेशन कहलाएगा. इसलिए आप देखेंगे इसके अंदर कि इनपुट यूनिट पर एरो मार्क करके डेटा लिखा हुआ है, जबकि आउटपुट यूनिट पर एरो मार्क करके आपका इन्फॉर्मेशन लिखा हुआ है. दैट मीन्स आफ्टर यूनिट आउटपुट यूनिट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराती है और इनपुट यूनिट डेटा एक्सेप्ट करती है. क्लियर? और इसमें आप देखेंगे कंट्रोल यूनिट के थ्रू सभी पार्ट्स इंटरकनेक्टेड हैं और ये कंट्रोल यूनिट के थ्रू जो सभी पार्ट्स इंटरकनेक्टेड हैं इनको हम डॉटेड लाइन के थ्रू रिप्रेजेंट किया गया है. अब डॉटेड लाइन के थ्रू क्यों रिप्रेजेंट किया गया ये समझ लीजिए. डॉटेड लाइन का क्या मतलब है? सबसे पहले तो देखिए 2 टाइप्स के फ्लो हैं इसमें. एक तो डेटा फ्लो, नॉर्मल फ्लो जो हमने कैरोक्स के थ्रू रिप्रेजेंट किया है, और एक कंट्रोल फ्लो. कंट्रोल फ्लो को रिप्रेजेंट किया गया डॉटेड लाइन के थ्रू. तो डॉटेड लाइन के थ्रू हम कंट्रोल फ्लो सिग्नल को देख सकते हैं कि किस तरीके से डेटा आपका फ्लो हो रहा है. तो एक तो आपका डेटा फ्लो है और एक आपका कंट्रोल फ्लो है. क्लियर? अब इसमें आपको ये समझना होगा कि कंट्रोल यूनिट का क्या मतलब है और ये हमने डिफरेंट पार्ट्स को कनेक्ट करके क्यों रखा है इसमें. देखिए कंट्रोल यूनिट जैसा कि नेम बता रहा है कंट्रोल, इट कंट्रोल द एंटायर ऑपरेशन ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम. सभी कंप्यूटर सिस्टम के जितने भी ऑपरेशंस होते हैं उनको कंट्रोल या मॉनिटर करने का काम आपका कंट्रोल यूनिट करती है. तो इसीलिए सभी पार्ट्स को इंटरकनेक्ट करके रखा है हमने कंट्रोल यूनिट के थ्रू. और चूँकि ये जो कंट्रोल सिग्नल्स के थ्रू करती है, तो इस सिग्नल को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने डॉटेड लाइन को यूज़ किया गया है. एरो इसलिए नहीं दिखाया क्योंकि डिफरेंट डिवाइस कंट्रोल सिग्नल को एक्सेप्ट और रिसीव कर सकती हैं और सेंड भी कर सकती हैं कंट्रोल यूनिट के थ्रू. तो यहाँ पर एरो मार्क नहीं करना है आपको. अब इसकी प्रोसेसिंग समझते हैं. देखिए सबसे पहले डेटा इनपुट कराएंगे हम इनपुट यूनिट के थ्रू. तो इनपुट यूनिट इसलिए बॉक्स पर इनपुट यूनिट पर डेटा को रिसीव करते हुए दिखाया गया है. यहाँ पर इनपुट यूनिट डेटा रिसीव करेगी. आफ्टर दैट इट विल प्रोवाइड द डेटा टू द स्टोरेज यूनिट. स्टोरेज यूनिट में फर्दर हम देखेंगे एक तो सेकेंडरी स्टोरेज है और एक प्राइमरी स्टोरेज है. सेकेंडरी स्टोरेज से मतलब है यहाँ पर आपका हार्ड डिस्क या परमानेंट स्टोरेज, ठीक है, जहाँ डेटा आपका परमानेंटली स्टोर हो जाएगा, जिसे हम बोलते हैं नॉन वॉलेटाइल मेमोरी. तो नॉन वॉलेटाइल मेमोरी में डेटा जाएगा
और नॉन वॉलेटाइल मेमोरी के बाद डेटा इज़ ट्रांसमिटेड टू प्राइमरी स्टोरेज। प्राइमरी स्टोरेज में क्या कहता है आपका रैम एंड रोम। तो रैम के थ्रू फिर डेटा प्रोवाइड कराया जाता है आपका कंट्रोल यूनिट को, और कंट्रोल यूनिट के थ्रू फिर अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट को। तो ये मार्क कर रखा है इनसाइड द सीपीयू प्राइमरी स्टोरेज के थ्रू सीपीयू को डेटा प्रोवाइड कराया जाता है, ऐसा बोलेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। और कंट्रोल यूनिट का तो बेसिकली काम ये होता है कि ये किसी डेटा पर प्रोसेसिंग ना करके एक्चुअली ये कंट्रोल सिग्नल सेंड करते हैं डिफरेंट यूनिट्स को, डिफरेंट पार्ट्स को कंप्यूटर के सिस्टम को, और ओवरऑल मॉनिटरिंग का काम करते हैं। कैलकुलेशन का जो काम होता है वो काम करता है आपका अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट। अब अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट को ALU बोला जाता है शॉर्ट में, और इसको ALU इसलिए बोलते हैं क्योंकि अर्थमेटिक ऑपरेशंस में क्या आते हैं आपके, देखिए एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये सब अर्थमेटिक ऑपरेशन। लॉजिकल में जितने भी कंपैरिजन होते हैं, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, लेस देन, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ये सभी लॉजिकल ऑपरेशंस होते हैं। तो बेसिकली जो कैलकुलेशन का पार्ट है वो रहता है आपका अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट पर, और जो आपका कंट्रोल सिग्नल सेंड करने का काम रहता है वो रहता है कंट्रोल यूनिट को। तो प्राइमरी स्टोरेज से फिर सीपीयू को डेटा प्रोवाइड कराया जाता है। इनसाइड द सीपीयू आप देख सकते हैं अगेन 2 पार्ट्स हैं, कंट्रोल यूनिट एंड अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट। जैसे मैंने बताया कंट्रोल यूनिट एंटायर ऑपरेशन को कंट्रोल करती है, मॉनिटर करती है, और अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट अर्थमेटिकल लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करती है। उसके बाद डेटा वापस प्रोवाइड करा दिया जाता है प्राइमरी स्टोरेज को, इसलिए एरो अपवर्ड डायरेक्शन में मूव किया गया प्राइमरी स्टोरेज से फिर परमानेंट स्टोरेज के लिए सेकेंडरी स्टोरेज में डेटा ट्रांसफ़र होता है। और अगर आउटपुट देखना है आपको तो आउटपुट यूनिट को प्रोवाइड करा दिया जाता है डेटा, और वहाँ से हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है। जैसे मैं बता चुका हूँ इन्फॉर्मेशन क्या है, इन्फॉर्मेशन प्रोसेस डेटा को ही हम इन्फॉर्मेशन बोलते हैं। इट मीन्स जिस डेटा पर ऑलरेडी प्रोसेसिंग हो चुकी है। अब अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आपको करना क्या है, पहले आप बॉक्सेस बना दीजिए। बॉक्सेस में पहले 4 बॉक्सेस बना दीजिए। 4 बॉक्सेस बनाने के बाद आप अगेन उसमें से स्टोरेज यूनिट और कंट्रोल और सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को अगेन फर्दर उसके अंदर बॉक्सेस बनाने, क्योंकि ये फर्दर डिवाइड किए गए 2 पार्ट्स में, स्टोरेज यूनिट को सेकेंडरी स्टोरेज में और प्राइमरी स्टोरेज में, और सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को कंट्रोल यूनिट अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट के बीच में। फिर इसके बाद आपको सभी पार्ट्स इंटरकनेक्ट करने एक दूसरे से। इंटरकनेक्ट करते समय ये ध्यान रखिएगा किसका कनेक्शन आप कहाँ कर रहे हैं, और एरो की डायरेक्शन क्या है। डायरेक्शन बहुत मैटर करती है। स्टोरेज यूनिट और सीपीयू के बीच में जो डेटा ट्रांसमिट हो रहा है वो आप देखिए, डायरेक्शन अपवर्ड डायरेक्शन में भी है और डाउनवर्ड डायरेक्शन में भी है। तो दोनों साइड में आपको बताने का मतलब ये है कि स्टोरेज यूनिट से सीपीयू को डेटा प्रोवाइड कराया जाएगा और सीपीयू से स्टोरेज यूनिट को, ठीक है। तो और कंट्रोल यूनिट से सभी पार्ट्स इंटरकनेक्ट कर दिए गए। इट मीन्स ये कंट्रोल सिग्नल के थ्रू ओवरऑल मॉनिटरिंग का काम करती है। इसके बाद डेटा लिखिए और एरो मार्क करके इनपुट यूनिट की तरफ आप पॉइंट आउट दिखा सकते हैं उसको, और आउटपुट यूनिट में एरो मार्क करके आपको इन्फॉर्मेशन दिखाना है, जिसका सिंपल मीनिंग ये है कि आउटपुट यूनिट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराती है। साथ में अगर आप लिखना चाहें तो डेटा और इन्फॉर्मेशन के बारे में लिख सकते हैं। अनप्रोसेस्ड डेटा होता है, अनप्रोसेस्ड जो होगा आपका रॉ फैक्ट्स फिगर स्टैटिक्स, जो भी हम कंप्यूटर सिस्टम के अंदर इंसर्ट करते हैं जिसमें हम चाहते हैं कि कंप्यूटर वर्क करे, तो वो डेटा कहलाएगा। एक नंबर हो सकता है, एक इमेज हो सकती है, एक टेक्स्ट हो सकता है, ठीक है। और आफ्टर प्रोसेसिंग वट एवर वी गेट इज़ कॉल्ड द इन्फॉर्मेशन। जो भी हमें मिलता है वो इन्फॉर्मेशन कहलाती है आपकी। तो ये एक सिंपल सा डायग्राम था। अब इसमें इनपुट यूनिट और आउटपुट यूनिट के बारे में मुझे नहीं लगता कि आपको बताने की ज़रूरत है, एक बार फिर से बता देते हैं। फिर भी इनपुट यूनिट्स में आपके डिफरेंट इनपुट डिवाइसेस आती हैं, जैसे कि कीबोर्ड है, माउस है, जॉयस्टिक है, स्कैनर है, ये सभी इनपुट यूनिट हो गई। और आउटपुट यूनिट में आते हैं आपके प्रिंटर आ जाएगा, प्लॉटर आ जाएगा, मॉनिटर आ जाएगा, ये सभी आउटपुट यूनिट है। तो याद रखिएगा एग्जाम में आपके इनपुट यूनिट और आउटपुट यूनिट भी अलग से मेंशन कर रखे हैं, तो सिलेबस में पूछे जा सकते हैं। थ्योरी में तो नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन हाँ MCQ टाइप के क्वेश्चन में, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं कि इनमें से कौन सी इनपुट यूनिट है या आउटपुट यूनिट है, या पर्टिकुलर किसी एक यूनिट का टास्क पूछा जा सकता है कि क्या टास्क परफॉर्म करती है, ये काम पूछा जा सकता है। तो ये था हमारा स्टूडेंट ब्लॉक डायग्राम। आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। चलिए अब आगे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा जा सकता है वो पूछा जा सकता है कंपोनेंट ऑफ सीपीयू। सीपीयू के क्या क्या कंपोनेंट्स हैं। हालांकि हम ब्लॉक डायग्राम कंप्यूटर सिस्टम में इसको पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, कि कंप्यूटर में जो सीपीयू है उसमें बेसिकली 2 पार्ट्स आते हैं। एक तो आता है आपका ALU और एक आता है आपका CU। तो ALU को बोलते हैं हम अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट और CU को बोलते हैं हम कंट्रोल यूनिट। लेकिन अगर सिर्फ एग्जाम में ये पूछा जाता है आपको कंट्रोल यूनिट को डिस्क्राइब करना है, कंट्रोल यूनिट के बारे में बताना है आपको, तो फिर CPU के बारे में बताना है आपको, तो सिर्फ आपको कंट्रोल यूनिट और ALU ही नहीं बताना होगा, आपको रजिस्टर के बारे में बताना होगा। तो यहाँ पर आपको रजिस्टर, कंट्रोल यूनिट और अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल यूनिट, देखिए ब्लॉक डायग्राम में हमने रजिस्टर को शो नहीं किया था, ठीक है, लेकिन यहाँ पर चूँकि हमें स्पेशली ये कहा गया कि हमें CPU के कंपोनेंट्स को दिखाना है, तो यहाँ पर आपको रजिस्टर को मेंशन करना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो ये CPU की फुल फॉर्म आप समझ लीजिए, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, माइक्रो प्रोसेसर भी बोलते हैं इसको,
ठीक है। तो ये ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम बोला जाता है क्योंकि सभी कैलकुलेशन करने का काम, मॉनिटरिंग करने का काम सिस्टम को, ये आपका सीपीयू ही करता है कंप्यूटर सिस्टम में। तो 3 पार्ट्स हैं, कंट्रोल यूनिट है, एक अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट है और एक रजिस्टर है। आपने इसमें नीचे रजिस्टर देखिए, और रजिस्टर्स को भी अगेन आप देखेंगे कि उसमें डिफरेंट ब्लॉक बने हुए हैं। ऐसा क्यों है? जो रजिस्टर्स होते हैं बेसिकली इस तरीके से होते हैं, 8 बिट, 16 बिट, 32 बिट, 64 बिट, 2 पावर n में आपको मिलेंगे ये। और ये एक मेमोरी होती है, ठीक है। तो ये CPU और ALU की तरह नहीं है, ये एक मेमोरी है और ये मेमोरी रिसाइड करती है विद इन द कंप्यूटर सिस्टम, विद इन द CPU। तो CPU का पार्ट होती है एक मेमोरी। इंटरमीडिएट कैलकुलेशन करने के लिए, फाइनल रिजल्ट स्टोर करने के लिए, वेरिएबल की वैल्यू स्टोर करने के लिए रजिस्टर्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो इनसाइड द CPU ये एक मेमोरी है जो CPU को सपोर्ट प्रोवाइड कराती है वेरिएबल की वैल्यूज़ को स्टोर करने के लिए, रिजल्ट को स्टोर करने के लिए, और आपके वेरिएबल और इंटरमीडिएट कैलकुलेशन जो भी है उसका रिजल्ट स्टोर करने के लिए। तो इसमें डिफरेंट ब्लॉक्स बने हुए हैं, ठीक है। ये ब्लॉक्स आपके बिट्स को बता रहे हैं और डिफरेंट कंप्यूटर में डिफरेंट बिट्स के रजिस्टर्स होते हैं। तो देखिए, ये सिस्टम के कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर डिपेंड करता है कि किसी सिस्टम में कितनी रजिस्टर्स होंगे और उनका साइज़ क्या होगा, तो ये याद रखिएगा। बाकी आप देखेंगे इसमें इनपुट यूनिट, आउटपुट यूनिट और सेकेंडरी मेमोरी को एज इट इज़ जैसे हमने पहले कनेक्ट किया था तो वो यहाँ भी कनेक्ट किया गया है। देखिए तीनों को हमने किससे कनेक्ट किया? कंट्रोल यूनिट के थ्रू, क्योंकि कंट्रोल यूनिट का काम है बेसिकली ओवरऑल सिस्टम को कंट्रोल करना, मॉनिटर करना, कंट्रोल सिग्नल भेज के कि वो डिवाइसेस रेडी हैं डेटा सेंड करने के लिए, डेटा प्रॉपर्ली सेंड हुआ है, रिसीव हुआ है। तो ये आपका कंट्रोल यूनिट का वर्क रहता है, इसलिए कंट्रोल यूनिट के थ्रू इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस और सेकेंडरी मेमोरी को कनेक्ट किया गया। याद रखिएगा पिछली बार जब हमने कंप्यूटर ब्लॉक डायग्राम बनाया था अभी थोड़ी देर पहले, तो उसमें भी कंट्रोल यूनिट को डिफरेंट पार्ट से इंटरकनेक्ट करके दिखाया था, ठीक है। एक तो ये बात हुई। दूसरी अब देखते हैं हम अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट। तो अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट के बारे में तो अभी हमने थोड़ी देर पहले बताया था। अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल यूनिट क्या काम करती है? अर्थमेटिकल लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करती है। कौन कौन से अर्थमेटिक ऑपरेशन होते हैं? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये सब अर्थमेटिक ऑपरेशन होते हैं। लॉजिकल ऑपरेशन कौन से होते हैं? लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, ग्रेटर देन, ठीक है, नॉट इक्वल टू, ये सब लॉजिकल ऑपरेशंस होते हैं। तो ये ओवरऑल कैलकुलेशन करने का काम, कंपैरिजन करने का काम नंबर्स को अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट करती है। और इसके लिए जो मेमोरी प्रोवाइड कराती है वो रजिस्टर्स कराती है। अब यहाँ याद रखने वाली बात यह है कि रजिस्टर सबसे फास्टेस्ट मेमोरी है कंप्यूटर सिस्टम के अंदर। तो अगर ये क्वेश्चन आता है, MCQ में आता है, 1 मार्क में क्वेश्चन पूछा जाता है कि फास्टेस्ट मेमोरी कौन सी है, तो आपको रजिस्टर पर टिक करना है। डिफरेंट मेमोरी दे रखी होंगी ऑलरेडी, वहाँ पर आपको टिक करना है। बाकी आपने देखा होगा कि कंट्रोल मेमोरी, कंट्रोल यूनिट और अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल यूनिट से मेमोरी भी कनेक्ट करके दिखा रहे हैं। यहाँ पे मेमोरी से मतलब प्राइमरी मेमोरी से है, ठीक है। तो वो भी कनेक्ट करके दिखा रही है और वो आउटसाइड द CPU है। आउटसाइड द CPU का मतलब CPU का पार्ट नहीं है, सिर्फ रजिस्टर ही CPU का पार्ट होता है। तो ये ध्यान रखिएगा, रजिस्टर मेमोरी है, आपका CPU का पार्ट है रजिस्टर्स, और सबसे स्मॉलेस्ट और सबसे फास्टेस्ट मेमोरी है। तो क्वेश्चन जो बनता है चांसेस बात करें कि आपसे पूछा जाए सबसे स्मॉलेस्ट और फास्टेस्ट मेमोरी कंप्यूटर की कौन सी है, तो आप रजिस्टर को पिक कीजिएगा, वहाँ से रजिस्टर पर टिक लगाइएगा। तो सबसे स्मॉलेस्ट मेमोरी भी रजिस्टर है, सबसे फास्टेस्ट मेमोरी भी रजिस्टर है, और ये CPU का पार्ट होती है रजिस्टर्स आपके। तो ये कंपोनेंट ऑफ द CPU है। अब इसमें जो कॉमन है ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर सिस्टम से, वो ये कॉमन है कि आपसे अगर ये पूछा जाता है ब्लॉक डायग्राम कंप्यूटर सिस्टम, तो वहाँ आप CPU को तो डिस्क्राइब करोगे ही करोगे, लेकिन जब आपसे स्पेशली पूछा जाए CPU के बारे में, तो वो आपको रजिस्टर के बारे में भी बताना है। तो ये याद रखिएगा थोड़ा सा। तो थोड़ा रजिस्टर की बात करते हैं। रजिस्टर क्या है? रजिस्टर इज़ अ टेम्परेरी स्टोरेज एरिया बिल्ट इनटू CPU। रजिस्टर एक टेम्परेरी स्टोरेज एरिया है जो CPU के अंदर है, आपका CPU का पार्ट है, ठीक है। और टेम्परेरी स्टोरेज है, परमानेंट स्टोरेज नहीं है, लाइक कैश मेमोरी और रैम, ये भी आपका टेम्परेरी स्टोरेज है। So registers are a type of computer memory used to quickly accept, store and transfer data and instructions that are being used immediately by the CPU। तो वो instructions या data जो CPU डायरेक्टली यूज़ करता है, इमीडिएटली यूज़ करता है, ठीक है, वो instructions data ट्रांसफ़र किया जाता है आपका रजिस्टर्स में। एंड द रजिस्टर्स यूज बाय द CPU आर ऑफन टर्म्ड एज द प्रोसेसर रजिस्टर। इसलिए रजिस्टर को प्रोसेसर रजिस्टर भी बोला जाता है, ठीक है, क्योंकि ये प्रोसेसर के थ्रू, माइक्रो प्रोसेसर या CPU के थ्रू डायरेक्ट यूज़ की जाती है मेमोरी, इसलिए हम इसको प्रोसेसर रजिस्टर भी बोलते हैं। ए प्रोसेसर रजिस्टर में होल्ड एन इंस्ट्रक्शन, स्टोरेज एड्रेस और एनी डेटा। एक प्रोसेसर रजिस्टर किसी भी एक इंस्ट्रक्शन को होल्ड कर सकता है, स्टोरेज एड्रेस को होल्ड कर सकता है, या किसी भी एक डेटा को होल्ड कर सकता है। तो रजिस्टर से मतलब टेम्परेरी स्टोरेज से है, जहाँ डेटा टेम्परेरी स्टोर किया जाता है,
और इनको रजिस्टर्स को हम प्रोसेसर रजिस्टर भी बोलते हैं, क्योंकि ये वो डेटा स्टोर करते हैं जो CPU को जिसकी रिक्वायरमेंट होती है, इमीडिएटली रिक्वायरमेंट होती है, तो वो डेटा रजिस्टर में ट्रांसफ़र होता है। अब सबसे एक इंटरेस्टिंग फैक्टर रजिस्टर्स के बारे में, रजिस्टर्स वेरी इन बोथ नंबर्स एंड साइज डिपेंडिंग ऑन द CPU आर्किटेक्चर। तो रजिस्टर फिक्स नहीं होते, रजिस्टर साइज़ में और नंबर्स में दोनों में वेरी कर सकते हैं, सिस्टम टू सिस्टम डिपेंड करते हैं, CPU के आर्किटेक्चर के ऊपर डिपेंड करते हैं ज़्यादा, मोर प्रिसाइसली बोलें तो हम। तो रजिस्टर्स वेरी इन बोथ नंबर्स एंड साइज डिपेंडिंग ऑन द CPU आर्किटेक्चर। सम प्रोसेसर हैव 8 रजिस्टर्स वाइल अदर हैव 16, 32 और मोर। तो आप देखेंगे कुछ प्रोसेसर के पास 8 बिट रजिस्टर्स होते हैं, बाकी के पास 16 बिट या 32 बिट या इससे भी ज़्यादा 64 बिट रजिस्टर से 128 बिट रजिस्टर भी होते हैं आपके। फॉर मैनी ईयर्स रजिस्टर was 32 बिट, बट नाउ मैनी आर ऑफ 64 बिट इन साइज़। तो बहुत लंबे टाइम तक 32 बिट रजिस्टर ही चले आपके, आपने सुना भी होगा 32 बिट कंप्यूटर सिस्टम, उसका मतलब रजिस्टर्स की कैपेसिटी से है। और जो सबसे कॉमन है, अब तो 64 बिट बहुत कॉमन हो चुका है, लेकिन एक बड़े लंबे टाइम तक 32 बिट रजिस्टर्स आपके कंप्यूटर सिस्टम में बहुत पॉपुलर थे। तो रजिस्टर्स के बारे में 3 फैक्ट्स याद रखिएगा कि रजिस्टर्स आपके नंबर और साइज़ में वेरी करते हैं, और ये डिपेंड करता है कंप्यूटर के आर्किटेक्चर पर, और जनरली 32 बिट या 64 बिट के ही होते हैं। एक बार बात करते हैं फिर से ALU के बारे में। दिस यूनिट परफॉर्म द कंप्यूटिंग फंक्शन एज गिवन बिलो इन्वॉल्विंग नंबर्स। ओके, सो arithmetic operation which include addition, subtraction, multiplication, division, logical operation include comparison such as less than, greater than, equal to। तो अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट आपकी अर्थमेटिक ऑपरेशंस को परफॉर्म करती है, जैसे एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन हो, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। और लॉजिकल ऑपरेशंस में क्या आ जाता है आपका, लेस दैन, ग्रेटर दैन, इक्वल टू, ये सब आपके लॉजिकल ऑपरेशंस आ जाते हैं। तो ALU आपका CPU का वो पार्ट है जो अर्थमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशन दोनों को परफॉर्म करता है। The control units of the CPU directs the entire computer system to carry out or execute store or program instructions. Computer unit directs data flow between the computer processor, memory and input output unit। तो इसमें डेटा फ्लो बिटवीन 2 टाइम्स आ चुका है, आप इसे एक बार क्रॉस कर लीजिए अगर नोट्स बना रहे हैं अपने। तो CPU के बारे में बात करते हैं। सो द कंट्रोल यूनिट ऑफ द CPU डायरेक्ट्स द एंटायर कंप्यूटर सिस्टम और कैरी आउट और एग्जीक्यूट और स्टोर प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन। तो इसका काम ओवरऑल मॉनिटरिंग, प्रोग्राम एग्जीक्यूशन का, एग्जीक्यूट करने का और प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस को स्टोर करने का होता है, आपका CPU का ये काम होता है। तो याद रखिएगा 3 मेन वर्क होते हैं इसके, मेजर वर्क होते हैं। कौन कौन से? पहला तो ओवरऑल मॉनिटरिंग का, दूसरा एग्जीक्यूट का इंस्ट्रक्शंस को, और स्टोर करने का इंस्ट्रक्शंस और प्रोग्राम्स को। तो ये कंट्रोल यूनिट बेसिकली बताती है कि आपका डेटा फ्लो किस तरीके से होगा प्रोसेसर, मेमोरी, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के बीच में। तो कंट्रोल यूनिट डायरेक्ट्स, एक कंप्यूटर यूनिट लिखा हुआ कंट्रोल यूनिट होगा। कंट्रोल यूनिट डायरेक्ट्स डेटा फ्लो बिटवीन द कंप्यूटर प्रोसेसर, मेमोरी, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। तो कंप्यूटर की मेमोरी, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस और प्रोसेसर के बीच में किस तरीके से डेटा ट्रांसफ़र होगा, ये कंट्रोल यूनिट के थ्रू पॉसिबल है, हो पाता है। कभी कभी ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन आपको पता होना चाहिए, और आपको पता होगा भी कि CPU और ALU में क्या डिफरेंस है। डिफरेंस तो देखिए, पहली बात तो दोनों कुछ अलग नहीं है। ALU इज़ अ पार्ट ऑफ द CPU, ये याद रखिए। ALU CPU का एक पार्ट है, CPU अलग, ALU अलग से नहीं होता है। ALU इज़ अ पार्ट ऑफ द CPU, दैट इज़ अ मेजर डिफरेंस, हम ये कह सकते हैं। सो इलेक्ट्रॉनिक सर्किटरी विद इन अ कंप्यूटर दैट कैरीज आउट द इंस्ट्रक्शन ऑफ ए कंप्यूटर प्रोग्राम बाय परफॉर्मिंग द बेसिक अर्थमेटिक लॉजिकल कंट्रोल एंड इनपुट आउटपुट ऑपरेशन स्पेसिफाइड द इंस्ट्रक्शन इज कॉल्ड द CPU। तो इसको इसलिए ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम भी बोला गया है CPU को, जबकि ALU इसका एक पार्ट होता है और ये सिर्फ अर्थमेटिकल और लॉजिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करता है। और ये बेसिकली कॉम्बिनेशनल ऑफ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है। ये इसमें डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक सर्किट यूज़ होते हैं, वो भी कॉम्बिनेशनल टाइप के। तो याद रखिएगा आप। फुल फॉर्म तो आपको पता होगी, CPU स्टैंड फॉर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ALU स्टैंड फॉर अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। तो ये दोनों की फुल फॉर्म है। तो पहले फुल फॉर्म लिखिएगा, उसके बाद लिख सकते हैं आप एक लाइन में कि ALU इज़ द पार्ट ऑफ द CPU इज़ द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम, okay, which carries out different instructions such as arithmetical operation, logical operation, control operations and input output operations specified by the instructions. That is the basic difference between CPU and ALU.
तो स्टूडेंट्स ये हमारे मेन क्वेश्चन थे। एक क्वेश्चन और है, अभी टाइम है तो इस क्वेश्चन को कवर कर लेते हैं। तो ये एग्ज़ाम में अगर आता है आपका ब्लॉक डायग्राम मेंशन करने के लिए सीपीयू का या फिर कंप्यूटर का, तो पहले ब्लॉक डायग्राम लिखिएगा। ब्लॉक डायग्राम को ड्रॉ कर लीजिएगा अच्छी तरीके से। एरो को ध्यान रखिएगा, ब्लॉक का तो आप याद रखेंगे ही। और उसके बाद डिफरेंट पार्ट्स को प्रॉपर्ली आपको इंटरकनेक्ट करना है। इंटरकनेक्ट करने के बाद आपको ब्रीफ में आपको समझाना है बहुत ज़्यादा डिटेल में पैराग्राफ की फॉर्म में लिखने की यहाँ से ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फिर इट में टेक्स अ वेरी लॉन्ग टाइम। ये देख लीजिएगा कितने मार्क्स का पूछा गया है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर सपोज 5 मार्क्स का पूछा गया है तो 2 मार्क्स में तो आई थिंक फिर ब्लॉक डायग्राम होगा, 3 मार्क्स का डिस्क्रिप्शन होगा उसका। तो 3 मार्क्स में भी है तो आपको 4 कंपोनेंट्स को तो बताना ही बताना है। इनपुट यूनिट, आउटपुट यूनिट, मेमोरी और सीपीयू। अगेन फिर मेमोरी के भी पार्ट्स हैं, प्राइमरी सेकेंडरी। प्राइमरी मेमोरी के भी पार्ट्स हैं फिर, ठीक है। ए या सीपीयू के बारे में बताओगे तो आप अगर रजिस्टर नहीं भी बताओगे तो भी आप एलयू को तो आप डिस्क्राइब करना ही होगा, तो टू द पॉइंट लिखिएगा उसमें, तो ये ध्यान रखिएगा। सीपीयू का पूछा जाता है तो सीपीयू में तो आपको एलयू को बताने के साथ साथ रजिस्टर के बारे में भी बताना है, जो ऐसा मैंने अभी बताया था उसी तरीके से आपको अपना आंसर भी देना है। अब बात करते हैं यहाँ पर कंप्यूटर सिस्टम की। तो ये एक डायग्राम है जिसमें डिफरेंट टाइप्स के कंप्यूटर सिस्टम दे रखे हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से। एग्जाम अक्सर ये पूछ लिया जाता है, और इसमें भी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है वो एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर का बनता है। तो कंप्यूटर को डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड किया जा सकता है। ये चार्ट है, आप देख सकते हैं, आपकी बुक से ही लिया गया है डायग्राम। ये आपकी जो बुक है कंप्यूटर एप्लीकेशन की सुमिता अरोड़ा, वहाँ जाके आप ये डायग्राम देख सकते हैं। और इस डायग्राम की एक स्पेशलिटी ये है कि इस डायग्राम से आप सभी कंप्यूटर्स को एक साथ याद कर सकते हैं। आपको ये भी पता चलेगा कि कौन सा कंप्यूटर किस कैटेगरी के अंदर आता है। जैसे डिजिटल कंप्यूटर्स की कैटेगरी आप देखेंगे तो एम्बेडेड कंप्यूटर्स, ठीक है, और ये मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, डेस्कटॉप कंप्यूटर, ये सभी आपके डिजिटल कंप्यूटर के पार्ट हैं। अगेन फिर उसमें भी पर्सनल और डेस्कटॉप कंप्यूटर में आप जाएंगे, फर्दर क्लासिफिकेशन करेंगे। तो फिर उसके अंदर भी आपका पोर्टेबल पीसीज आ जाएगा, वर्क स्टेशन आ जाएगा, डेस्कटॉप आ जाएगा, मोबाइल आ जाएगा, या हैंड हेल्ड कंप्यूटर का सिस्टम आ जाएगा। तो ये सभी आ जाएंगे। देखिए बेसिकली तो इसका डिवाइडेशन 2 कैटेगरीज के बेसिस पे किया गया है। एक तो पर्पस वाइज और दूसरा है आपका प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशंस, कि इनका ऑपरेशन का क्या प्रिंसिपल है। तो एक साथ सभी तो नहीं पूछे जाएंगे एग्ज़ाम में, लेकिन हाँ ये चार्ट ये ज़रूरी है कि ये चार्ट अगर आपको याद है तो आपको सभी कंप्यूटर के बारे में नॉलेज होगी, कौन सा कंप्यूटर किस कैटेगरी में को बिलोंग करता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है, इसके लिए ये चार्ट तो याद करना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए थोड़ा डिस्क्राइब करते हैं। पहले प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन के बेसिस पर देखते हैं कि कंप्यूटर के जो 3 टाइप्स हैं वो क्या क्या हैं। पहला है एनालॉग, दूसरा है डिजिटल और थर्ड है हाइब्रिड। हाइब्रिड कुछ अलग से नहीं है, बल्कि डिजिटल और एनालॉग का कॉम्बिनेशन ही हाइब्रिड कहलाता है। तो पहले हम ये समझ लेते हैं एनालॉग डिजिटल क्या कंप्यूटर है। तो सबसे पहले बात करते हैं एनालॉग कंप्यूटर्स की। दीज कंप्यूटर्स टाइप्स वर्क विथ कंटिन्यूस फिजिकल क्वांटिटी सच एज वोल्टेज, करंट, टेम्परेचर एक्सेट्रा, दैट इज दे टेक इनपुट इन द फॉर्म्स ऑफ वोल्ट्स, एम्पियर, सेल्सियस एक्सेट्रा. Analog computers are mostly used in the engineering and scientific applications. And the third point is an electronic weighing scale is an example of analog computer. देखिए एनालॉग कंप्यूटर बेसिकली एक लाइन के अंदर अगर याद करना है आपको तो ऐसे याद रखिए, फिजिकल क्वांटिटीज़ के ऊपर वर्क करते हैं। और ये फिजिकल क्वांटिटीज़ कैसी, कंटिन्यूस फिजिकल क्वांटिटीज़, जैसे टेम्परेचर है, वोल्टेज है, इस तरीके से। तो ये जो इनपुट एक्सेप्ट करते हैं वो जो इनपुट एक्सेप्ट होगा वो वोल्ट की फॉर्म में, एम्पियर की फॉर्म में, जो भी फिजिकल क्वांटिटीज़ है उनकी फॉर्म में डेटा एक्सेप्ट किया जाता है इनसे, सेल्सियस की फॉर्म में एक्सेप्ट किया जाता है। इनका यूज़ कहाँ होता है, इनका यूज़ होता है इंजीनियरिंग एप्लीकेशंस में, साइंटिफिक एप्लीकेशंस में इनका यूज़ किया जाता है एनालॉग कंप्यूटर्स का। तो एनालॉग कंप्यूटर्स कंटिन्यूस फिजिकल क्वांटिटीज़ के ऊपर वर्क करते हैं और इसमें इनपुट लिया जाता है वोल्टेज, करंट, टेम्परेचर एक्सेट्रा की फॉर्म में लिया जाता है। तो आगे देखते हैं। और यूज़ है इनका इंजीनियरिंग और साइंटिफिक एप्लीकेशन। बात करते हैं डिजिटल कंप्यूटर्स की, तो देख सकते हैं आप दिस कंप्यूटर टाइप वर्क विद डिसकंटिन्यूस डेटा कन्वर्टेड इनटू द बाइनरी फॉर्म डिजिट्स 0 and 1 and all operations are carried out on these digits at extremely fast rate. And digital computers are much faster than analog computer and far more accurate. देखिए पहली बात तो ये है कि डिजिटल कंप्यूटर और एनालॉग कंप्यूटर के बारे में अगर हम बात करें तो जो डिफरेंस आपको याद रहना चाहिए एग्ज़ाम में वो ये रहना चाहिए कि एनालॉग कंप्यूटर्स आपके वर्क करते हैं कंटिन्यूस फिजिकल क्वांटिटीज़ के ऊपर, टेम्परेचर है, वोल्टेज है, ठीक है, इसके ऊपर। जबकि डिजिटल कंप्यूटर आपको डिसकंटिन्यूस डेटा पर वर्क करते हैं
और ये डेटा आपका 0 1 की फॉर्म में रहता है, आपका 0 की फॉर्म में मिलेगा आपको। तो जब हम डिजिटल कंप्यूटर्स की बात करते हैं तो इसका मतलब ये है कि ओनली डेट्स 0 and 1 विल बी यूज्ड। तो ये डेट्स 0 1 ही यूज़ होंगे इसमें, जो भी डेटा मिलेगा वो होगा, वो आपको 0 1 की फॉर्म में होगा। तो ये फिज़िकल ये जो डेटा मिलेगा आपको डिजिटल कंप्यूटर्स में, जो कैलकुलेशन होती है वो एनालॉग कंप्यूटर्स के कंपैरिजन में कहीं ज़्यादा फास्ट और ज़्यादा एक्यूरेट होती है। तो ये डिजिटल कंप्यूटर आर मोर फास्ट एंड एक्यूरेट एज़ कम्पेयर टू द एनालॉग कंप्यूटर्स, तो ये याद रखिएगा। तो ये 2 पॉइंट्स हैं आपके डिजिटल कंप्यूटर्स के, मतलब डिजिटल कंप्यूटर और एनालॉग कंप्यूटर में। अब ये आपने मैंने डिफरेंस बताया, अगर डिफरेंस लिखने को आता है तो टेबलर फॉर्म में आप डिफरेंस लिख सकते हैं इसी तरीके से। पहला डिफरेंस से ये हो जाएगा कि एनालॉग कंप्यूटर्स आपका कंटिन्यूस फिजिकल क्वांटिटी पर वर्क करते हैं और डिजिटल कंप्यूटर आपका डिसकंटिन्यूस डेटा पर वर्क करते हैं, जैसे 0 1। और सेकंड है कि एनालॉग कंप्यूटर स्लो होते हैं, डिजिटल कंप्यूटर फास्ट होते हैं और एक्यूरेट होते हैं। एनालॉग कंप्यूटर साइंटिफिक एप्लीकेशंस में यूज़ किए जाते हैं, डिजिटल कंप्यूटर सभी फील्ड में यूज़ किए जाते हैं आज की डेट में। जो हमारा और आपका कंप्यूटर, वो कैसा कंप्यूटर जिसमें हम वर्क करते हैं, वो सभी डिजिटल कंप्यूटर के ही एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट आता है हाइब्रिड कंप्यूटर्स। सो हाइब्रिड कंप्यूटर यूटिलाइज द बेस्ट क्वालिटीज़ ऑफ बोथ द डिजिटल एंड एनालॉग कंप्यूटर्स। हाइब्रिड को हाइब्रिड ही बोला इसलिए जाता है क्योंकि इट इज़ नथिंग स्पेशल टाइप ऑफ कंप्यूटर, बट इट इज़ जस्ट द कॉम्बिनेशन ऑफ एनालॉग एंड डिजिटल कंप्यूटर्स। तो ये एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर्स का कॉम्बिनेशन है, इसलिए इसे हाइब्रिड कंप्यूटर बोला जाता है। So in this computer some calculation takes place in analog manner and rest of them takes place in digital manner। तो इसका कुछ पार्ट, कुछ टाइप की कैलकुलेशन तो एनालॉग मैनर में होती हैं और कुछ आपके डिजिटल मैनर में होती हैं। और इसका यूज़ कहाँ होता है, जैसे वेदर फोरकास्टिंग है। वेदर फोरकास्टिंग के लिए जो कंप्यूटर है वो आपका हाइब्रिड कंप्यूटर का एक एग्जांपल है। क्योंकि देखिए वेदर फोरकास्टिंग के लिए आपको पता चलना पड़ेगा कि आपको जो फिज़िकल क्वांटिटीज़ को मेज़र करना होगा, ठीक है, और फिर उनको डिजिटल डेटा में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तभी आप ये बता सकते हैं कि इस तरह का वेदर होने जा रहा है नेक्स्ट 24 आवर्स में, इस तरीके से। तो उसके लिए आपको जो कंप्यूटर की रिक्वायरमेंट होगी उसमें एनालॉग और डिजिटल दोनों के फीचर्स होने चाहिए। जब तक दोनों के फीचर्स नहीं है तब तक वेदर फोरकास्टिंग का काम नहीं हो सकता। तो वेदर फोरकास्टिंग का जो कंप्यूटर सिस्टम है वो एक एग्जाम्पल है हाइब्रिड कंप्यूटर सिस्टम का। फर्दर अगर हम क्लासीफाइड करें डिजिटल कंप्यूटर्स को, तो पहला कंप्यूटर आता है माइक्रो कंप्यूटर, पर्सनल कंप्यूटर, ठीक है। देखिए साइज़ की बात करें तो सबसे छोटा इसमें होगा आपका माइक्रो, फिर उसके बाद मिनी और फिर उसके बाद मेन फ्रेम, ठीक है, और सबसे बड़ा होता है आपका सुपर कंप्यूटर। तो माइक्रो कंप्यूटर को फर्दर क्लासीफाइड किया जा सकता है। माइक्रो कंप्यूटर का भी फिर अगेन पार्ट है, एक तो मोबाइल और हैंडहेल्ड कंप्यूटर्स बोला जाता है। देखिए ये साइज़ के ऊपर क्लासिफिकेशन किया गया है, तो ये सभी आपके डिजिटल कंप्यूटर के पार्ट हैं। लेकिन माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, ये सब डिजिटल कंप्यूटर्स की पार्ट हैं। अगेन माइक्रो कंप्यूटर में आता है आपका मोबाइल और हैंडहेल्ड कंप्यूटर्स। तो दीज कैन बी हेल्ड इन हैंड बट हैव लिमिटेड कैपेबिलिटीज़। तो हैंडहेल्ड कंप्यूटर्स को हैंडहेल्ड इसलिए बोला जाता है क्योंकि आप इसे अपने हाथ में आराम से होल्ड कर सकते हैं आसानी से, लेकिन इनकी बहुत लिमिटेड कैपेबिलिटीज़ होती हैं, तो इसकी वजह से ये बहुत पॉपुलर तो नहीं, लेकिन हाँ कंफर्ट रहता है इनको यूज़ करने में। नेक्स्ट आता है पोर्टेबल पीसीज। ये एक मोबाइल कंप्यूटर से थोड़ा साइज़ में बड़ा होते हैं, जैसे लैपटॉप है, तो लैपटॉप इज़ एन एग्जांपल ऑफ पोर्टेबल पीसीज, जिसे आप ले जा सकते हैं आसानी से एक जगह से दूसरी जगह। नेक्स्ट आता है डेस्कटॉप पीसीज। तो दिस कंप्यूटर कैन फिट ऑन द टॉप ऑफ द डेस्क, तो टॉप ऑफ द डेस्क पर फिट किए जा सकते हैं, इसलिए डेस्कटॉप कंप्यूटर पीसीज बोला जाता है। नेक्स्ट है आपका वर्क स्टेशन। तो ये सभी टाइप है माइक्रो कंप्यूटर्स के। दिस इज ऑल्सो सिमिलर टू द पर्सनल कंप्यूटर बट हैव ग्रेटर मेमोरी एंड मोर एक्सपेंसिव मैथमेटिकल एबिलिटीज़। तो ये पर्सनल कंप्यूटर की तरह ही है, पर इसमें मेमोरी ज़्यादा होती है और थोड़ा एक्सपेंसिव होता है, ये एक्सटेंसिव मैथमेटिकल एबिलिटीज़। ओके, इसमें एक्सटेंसिव होता है मैथमेटिकल एबिलिटीज़ के लिए ये। तो ये वर्क स्टेशन है, ये जनरली हम यूज़ करते हैं नेटवर्किंग में वर्क स्टेशन को। ये पर्सनल कंप्यूटर की तरह ही होता है, बस मेमोरी थोड़ी सी ज़्यादा होती है और मैथमेटिकल एबिलिटीज़ थोड़ी सी एक्सटेंसिव होती हैं इसमें। आगे देखते हैं। देखिए मेन फ्रेम कंप्यूटर के बारे में। मेन फ्रेम कंप्यूटर्स आर डिजाइन टू हैंडल ह्यूज वॉल्यूम ऑफ डेटा एंड इन्फॉर्मेशन। दीज कैन सपोर्ट मोर देन 100 यूजर एट द सेम टाइम एंड दे आर वेरी लार्ज एंड एक्सपेंसिव। कंप्यूटर हैव ग्रेटर प्रोसेसिंग स्पीड। तो पहले तो साइज़ बहुत ज़्यादा होता है इनका, मिनी कंप्यूटर से, माइक्रो कंप्यूटर से, दोनों से। माइक्रो में पढ़ा चुके, मिनी इसके बाद पढ़ाएंगे। दोनों साइज़ ज़्यादा होता है और इसको बेसिकली यूज़ किया जाता है एक लार्ज अमाउंट में आपका डेटा हो, ह्यूज वॉल्यूम ऑफ डेटा हो, इन्फॉर्मेशन हो, उसको हैंडल करना हो,
तो वहाँ फिर मेन फ्रेम कंप्यूटर यूज़ किए जाते हैं। इसके बात और होती है मल्टी यूज़र होता है, तो मोर देन 100 यूज़र एट द सेम टाइम ये डील कर सकता है, सपोर्ट करता है ये। एग्जाम्पल भी दे रखे हैं ICL CDC 6600, वैक्स 8842, ठीक है। ये सभी एग्जाम्पल इसके 8842, वैक्स 8842, तो एग्जाम्पल भी याद रखिएगा, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट है सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर आर मोस्ट पावरफुल कंप्यूटर्स अमंग डिजिटल कंप्यूटर्स। तो डिजिटल कंप्यूटर में सबसे ज़्यादा पावरफुल सुपर कंप्यूटर होते हैं, आपके याद रखिएगा। इसमें सेवरल प्रोसेसर्स होते हैं, एक से ज़्यादा प्रोसेसर होते हैं, और ये आपकी सम ऑफ द सुपर कंप्यूटर हैव द कंप्यूटिंग कैपेबिलिटी इक्वल टू दैट ऑफ 40,000 माइक्रो कंप्यूटर्स। तो माइक्रो कंप्यूटर 40,000 माइक्रो कंप्यूटर्स की कैपेबिलिटी के बराबर एक सुपर कंप्यूटर होता है। तो आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा कैपेबिलिटीज़ होती हैं। तो स्टूडेंट ये था हमारा आज का वीडियो, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए हमने आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो उम्मीद है आपको समझ में आ चुका होगा, एक बार बुक में से और देख लीजिएगा तो और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।